दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अभी हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 बिल्स, जो बिल केवल कानून की दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं, उनसे ऐसे मुकदमे जो न्यायालय में सिविल सूट या प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहे थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा एक पार्ट और इसमें है जिसकी चर्चा करेंगे कि ऐसे मुकदमे जो प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, उनका कभी कभी देखा है ऐसा इंटेंशन होता है, वो मुकदमा लाए जाने का आशय ये होता है कि हम अपोजिट पार्टी को केवल परेशान करें, चाहे भले ही उस लैंड में हमारा कोई हित निहित ना हो, हम केवल कब्जे के आधार पर या किसी और तरीके से कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट या जिनको फर्जी दस्तावेज कहते हैं, इनके हिसाब से लाते हैं। प्रॉपर्टी किसी दूसरे की है, उसको परेशान करने के उद्देश्य से उस मुकदमे को पेंडिंग रखते हैं, और चूंकि मुकदमा पेंडिंग रहेगा तो उसमें कोई निर्माण या बिक्री या जो भी इस तरीके का काम है वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी संबंधित विवाद माने जमीन के संबंधित मुकदमे किस सेक्शन में, किन धाराओं में, किन अधिनियम के अंतर्गत दाखिल होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने एक अधिनियम के बारे में अगर सुना हो, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ये आजादी के बाद का बना हुआ एक्ट है और लगभग प्रॉपर्टी के ज्यादातर मामले इसी एक्ट के अंतर्गत ही दाखिल होते हैं। इस एक्ट का काम है, अगर आपको कोई डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या आप हानेबल कोर्ट से कोई निषेधाज्ञा चाहते हैं, या आप कोई ऐसी लिखित दस्तावेज, चाहे वो वसीयत हो या कोई एग्रीमेंट हो या कोई दानपत्र हो या और कोई विक्रय पत्र हो माने बैनामा हो, उसको आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उसमें उसका भी मुकदमा इसी अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एसआर एक्ट, इसके अंतर्गत आप उसकी धारा 31 में दाखिल करते हैं। धारा 31 में क्या है कि आप अगर कोई सेल डीड, वसीयत या दानपत्र या कोई एग्रीमेंट न्यायालय के माध्यम से शून्य या शून्यकरणीय कराना चाहते हैं। शून्य का मतलब होता है जब वो किसी एक्ट के या और किसी ऐसी वस्तु के विरुद्ध हो, किसी एक्ट के विरुद्ध हो, तो उसको शून्य कराना, या कोई उसमें कमी रह गई है, ऐसी स्थिति है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसको शून्यकरणीय घोषित कराने का वाद लाते हैं। तो वो धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दाखिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों धारा 38 एसआर एक्ट ये कहती है कि जब आप कोई सूट लाते हैं तो उस सूट में आपका कोई हित निहित होना आवश्यक है। जैसे आपके पक्ष में कोई बैनामा है, आप उसमें पता चला कि शेयर होल्डर हैं, आप कब्जेदार हैं, या और बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिफाइन होने के बाद आप लाते हैं, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है। और इसके अलावा धारा 39 एसआर एक्ट ये कहती है कि जब भी कोई आपको डैमेजेस होने वाला हो या हो रहा हो या हो गया हो, तो उसकी नुकसानी के लिए वाद लाते हैं। जैसे आप कोई स्टे कराना चाहते हैं किसी लैंड पर, तो वो उसी एक्ट के अंतर्गत आता है, या किसी ऐसी स्थिति को लाना चाहते हैं जिसमें पता ये चले कि नुकसानी कंफर्म होनी है कि कितना डैमेज आपको हुआ है, तो वो भी 39 के अंतर्गत आएगा, 39 एसआर एक्ट। इसके अलावा जब दावा इन स्थितियों में आता है तो फिर सीपीसी लागू होती है। और दोस्तों अभी सीपीसी में अपनी पार्लियामेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीपीसी माने सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल प्रक्रिया संहिता में वो मुकदमे आते हैं जो सिविल प्रकृति के वाद हैं, जिनमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, कोई क्राइम नहीं हुआ है, और वो लैंड से संबंधित हैं, जमीन से संबंधित हैं, या किसी अन्य अधिकारों से संबंधित हैं, जो रेवेन्यू वाद नहीं है, माने जो राजस्व वाद नहीं है और क्राइम में भी नहीं आते हैं, और वो एमबी एक्ट के अंतर्गत भी नहीं है, वो सब सिविल वाद ही हैं। तो सिविल मुकदमे दाखिल हों, और उन मुकदमों में अगर कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर मुकदमा ला रहा है, आपको प्रतिवादी बना रहा है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड बनी रही, डिस्प्यूटेड बनी रहे,
तो दोस्तों इसका प्रोसीजर समझते हैं। आपके पास जैसे ही समन्स आते हैं न्यायालय के, तो सबसे पहले अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो, आप डिफेंडेंट हैं माने विपक्षी हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा लग रहा है कि सो एंड सो पर्सन माने कोई अमुक व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के संबंध में मुकदमा दाखिल करेगा, तो कैविएट लगाने का प्रोविजन उस कोर्ट में है जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी स्थित है। जैसे मान लेते हैं कि आप कानपुर शहर में रहते हैं और कानपुर शहर में आपकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद बहुत जल्द ही न्यायालय में आने वाला है जिसकी आपको जानकारी नहीं हो पाएगी और एक्स पार्टी कोई माने एक पक्षी रूप से कोई बड़ा ऑर्डर करा लेगा इसी तरीके से अपने अनुचित प्रभाव से, तो आप पहले ही पूर्व में ही उस मामले के संबंध में न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दें, ताकि जैसे ही वो मुकदमा वहां आए तो उसमें चेक किया जाता है कोई कैविएट तो नहीं है। तो अगर कोई कैविएट हो तो आपको उसकी कॉपी मिले और आपको बिना सुने कोई ऑर्डर आपके खिलाफ ना हो। इसके बाद आपको न्यायालय के समन्स जब मिलते हैं, मान लेते हैं आपने कैविएट नहीं दाखिल कर पाई, आपको न्यायालय का समन मिला, तो उस न्यायालय का समन प्राप्त करते ही आप कोर्ट में अपीयर हो जाएं थ्रू एडवोकेट। आप जो उसकी प्रोसीडिंग है, आप एक पर्चा पता में अपना पूरा पता लिखते हुए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और वकालतनामे के साथ एक एप्लीकेशन देते हुए कि हम इसमें अपीयर हो रहे हैं, और वकील साहब का वकालतनामा रिकॉर्ड पर ले लिया जाए और इसको स्वीकार कर लिया जाए। अपीयर होने के बाद आप कॉपी ले लें उधर वाली पार्टी से, आप एप्लीकेशन देंगे कि इनकी नकलें हमें दिलाई जाए, आपको नकलें मिल जाती हैं। नकलें मिलने के बाद आप दावा देखें क्या मांगा है और क्या गलत मांगा है। दोस्तों इसको बहुत स्पीडली आप निपटवा सकते हैं। अगर स्पीडली नहीं निपट रहा है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं अपने राज्य की, और उस हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 की एक एप्लीकेशन दाखिल करवा करके उसको एक्सप्रेसली माने अतिशीघ्र स्पीडी ट्रायल करने का एक डायरेक्शन करवा लाएं कि विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ, विद इन 7 मंथ या विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1.5 ईयर्स, जो भी सफिशियंट टाइम हो उतने दिनों में ये मुकदमा डिस्पोज कर दिया जाए। और अगर किसी ने आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा किया है तो आप काउंटर क्लेम जरूर दाखिल करें, माने प्रतिदावा कि ये जो व्यक्ति ये हमसे मांग रहा है ये इसका फर्जी है और रियलिटी इसमें ये है कि मुझे इससे ये लेना है, या इनको यहां से इविक्शन माने बेदखल करना है। तो दोस्तों फर्जी वाले जो भी वादी हैं वो न्यायालय से भागने लगेंगे। अगर वो भाग जाएं तो आप अपनी काउंटर क्लेम को डिक्री करा लें और डिक्री का एग्जीक्यूशन करा दें, तो फर्जी मुकदमे आपके खिलाफ जल्दी दाखिल करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वकीलों के विरुद्ध इसीलिए लोग फर्जी मुकदमे नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको प्रोसीडिंग मालूम है और समय भी खर्च करते हैं। तो आप अगर समय नहीं दे सकते हैं तो कोई बढ़िया जानकार एडवोकेट आप करें, और ऐसे लोगों को जो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लाए हैं उनको बिल्कुल सही लाइन पर करें। चूंकि अदालतें अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जाता है तो उसको बुला लेती हैं और सजा सुनाने में भी देर नहीं लगती है। फॉल्स एविडेंस देने में आईपीसी में कुछ सेक्शन हैं, उन पे 340 की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की जा सकती है। सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत उसी में प्रोविजन है। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उन पर फॉल्स एफिडेविट माने झूठा शपथ पत्र देने के लिए आप मुकदमा ला सकते हैं, और इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल सुरक्षित करा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शायद छूट गई हैं जो किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता हूं जो आपको भविष्य में फायदा करें और मुकदमे की प्रोसीडिंग में आपको आराम पहुंचाएं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके अलावा आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं CM4 ऐप पर उपलब्ध रहता हूं। कॉल मी 4 ऐप पर आप कभी भी हमसे फोन करके बात कर सकते हैं। पेड सर्विसेज है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, 10 रुपए मिनट का ही रखा है, तो किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आप समस्या हो बता सकते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो लाइक करें, और वीडियो नहीं अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमें जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के वीडियो बनाता हूं, और मैं दोनों प्रकार की प्रैक्टिस भी करता हूं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कानपुर देहात में, ताकि मैं समय निकाल करके आपको बताता हूं। ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो हैं, ताकि आप कोर्ट में कहीं परेशान ना हो, गुमराह ना हो, और कहीं ऐसे फंसे नहीं जिससे आपको कोई समस्या है। नमस्कार।